नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे मैंने वेक्टर्स के रिलेटेड पैरेललोग्राम मेथड के बारे में समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम समझने वाले हैं क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग टू डायमेंशनल के केस को समझेंगे। सो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है जिस तरीके का, क्लियर, दिस इज माय आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज योर लेट्स से एक्स एक्सिस, और ये जो पार्ट है ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, दिस विल बी योर वाई एक्सिस। अब लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर और ये हमारे एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब ये जो आर वेक्टर है ना, तो आर वेक्टर समझो कि ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है। तो फिजिक्स में इन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि इन वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना कंट्रीब्यूशन है या फिर वाई एक्सिस में कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस वेक्टर को ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो अगर मुझे ये जानना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस में कितना होगा या फिर वाई एक्सिस में कितना होगा, तो वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो जब आर वेक्टर का एक्स एक्सिस में मुझे कंट्रीब्यूशन जानना है, तो उससे पहले डायरेक्शन हम वेक्टर्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो। अगर मैंने आई कैप लिखा तो आई कैप का मतलब क्या हुआ, इट इज अ डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से देयर इज अ जे कैप, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। और उसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्वांटिटी होता है जब हम थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे, दिस इज अ डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो आई जे के एक ऐसे यूनिट वेक्टर है जो आपके वेक्टर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी वेक्टर अगर आई कैप के साथ अटैच हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में है। अगर जे वेक्टर के साथ अटैच हो गया तो वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस में है, अदरवाइज इट विल बी ऑन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब समझो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना दे रहा हूँ इस तरीके से। तो यही ट्राइंगल में यहाँ पे बनाता हूँ, और इनको रिजोल्व करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, और ये मैं ले लेता हूँ ए बी एंड सी। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है आर। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए कि एक्स एक्सिस में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आई विल यूज कॉस थीटा विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो सी बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए सी, और ए सी की वैल्यू है आर, तो आई विल गेट आर कॉस थीटा एज सी बी। तो मुझे पता चला कि जो r का जो कंपोनेंट है x एक्सिस में वो कितना है, r cos थीटा। मतलब x एक्सिस में r का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, r cos थीटा। उसी तरीके से अगर y एक्सिस में मुझे जानना है तो ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू है r, तो दिस इज r साइन थीटा विच इज माई ए बी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि रिजल्टेंट वेक्टर जो y एक्सिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना है, r sin थीटा। तो ये रूल सिर्फ एक वेक्टर के लिए नहीं है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेके चलो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में इनका रिजोल्यूशन cos थीटा होगा और y एक्सिस में उनका रिजोल्यूशन कितना होगा, sin थीटा। तो अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या करना है कि कोई भी वेक्टर के साथ मुझे डायरेक्शन अटैच करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आर वेक्टर को मुझे कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आर कॉस थीटा। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कहाँ पे है, आई एक्सिस में, आई मीन्स एक्स एक्सिस के टुवर्ड। फिर दूसरा आर कॉस थीटा, ये क्या है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, जे कैप।
J axis में, means Y axis में. So this is a representation of vector in 2 dimension. अगर मैं इसी को Rx कंसिडर कर लूँ और इसी को मैं Ry कंसिडर कर लूँ, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू Rx I कैप प्लस Ry J कैप. So this is a formulation for vector in 2 dimension. ठीक है, और इसी वेक्टर की अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर. और अगर इसी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग टेन थीटा को याद करेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी. ए बी की वैल्यू कितनी है, देख लो, ए बी की वैल्यू है आर साइन थीटा और बी सी की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा. दैट मीन्स आर साइन थीटा को हमने क्या कंसिडर कर दिया, आर वाई अपॉन आर एक्स. दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. अब ये सिचुएशन वैलिड कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 नहीं है, तो उसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला भी मैंने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, पैरेललोग्राम मेथड में. इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो ये थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल. हमारे केस में दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री. राइट, तो अगर 90 होता तो इट वुड हैव बीन अ 0, बट ये 90 नहीं है, तो इस केस में 90 है, तो ये फैक्टर को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. ठीक है, तो अगर आप में से अगर किसी को क्वेश्चन होगा कि कैसे आया, तो इसका रीजन ये है. ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. अब हमें समझना है कि कोई भी वेक्टर को अगर 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना है, तो 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करने के लिए क्या करें. तो सपोज करो अगर अगेन यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ, एक्स वाई एंड जेड के कोऑर्डिनेट. तो लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे जो भी वेक्टर आएगा वो आई कैप रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे इस साइड में जो वेक्टर आएगा वो जे कैप रिप्रेजेंट करेगा. मीन्स दिस इज माय वाई एक्सिस एंड द अबोव वन इज माय जेड एक्सिस. मतलब यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, ये के कैप रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है जो कहीं यहाँ पे सेंटर पे लाई कर रहा है. इधर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, ये रिजॉल्व करना है. तो अगर ये वेक्टर को देखें तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर एक्स एक्सिस में भी रिजॉल्व कर रहा होगा, वाई एक्सिस में भी रिजॉल्व कर रहा होगा, जेड एक्सिस में भी रिजॉल्व कर रहा होगा. लेट्स से इफ इट इज रिजॉल्विंग ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा आर एक्स, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा आर, सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज आर एक्स. एंड वाई एक्सिस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आर वाई, और जेड एक्सिस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा, आर जेड. ठीक है, तो अब समझो, सबसे पहले हम करेंगे एक्स वाई प्लेन में रिजल्टेंट वेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है. तो एक्स वाई प्लेन में जो कंट्रीब्यूशन है वो है आर डैश, और लेट्स से आर वन वेक्टर विच इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस में रिजोल्यूशन और वाई एक्सिस में रिजोल्यूशन आर एक्स और आर वाई है, तो इनका जो नेट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जेड, आर वाई जे कैप, जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो, अभी ये प्रीवियस वाले स्लाइड में मैंने बताया था. क्लियर. और ये जो वाई एक्सिस में, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस होगा उसमें इनका रिजोल्यूशन कितना होगा, ये जो वाई एक्सिस है इसमें इसका रिजोल्यूशन कितना है, वाई एक्सिस में जो रिजोल्यूशन है वो आर जेड है. राइट, तो ट्राइंगल रूल के हिसाब से आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर जेड वेक्टर. ये तो एनीवे ये वैल्यू है,
क्लियर? ट्रायंगल रूल क्या होता है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ट्रायंगल रूल में जो मैंने अभी जो स्लाइड में यूज किया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ये दो वेक्टर का एडिशन। अगर मान लो कि यहाँ पे टेल से टेल हेड मर्ज हो रहा है, हेड से हेड मर्ज हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला जो एक वेक्टर है और यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर है विच इज पैरेलल टू आर जेड। तो यहाँ पे देखो दो हेड और दो टेल मर्ज कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ समेशन अलजेब्रिक एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। क्लियर? तो ये हो गया R1 प्लस आर जेड। तो अब इस वेक्टर को और थोड़ा प्रॉपरली लिखे तो R इज इक्वल टू R1 की जगह पे मैं लिखूंगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये हो गया एक्स वाई प्लेन में रिजोल्यूशन, और 3 डायमेंशन में हो गया आर जेड के कैप। तो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर इन 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन रिजोल्यूशन। और इसी का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये इनका रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, सो दिस विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सो दिस इज अ रिजोल्यूशन और वैल्यू, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशन में हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन में वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व किया, ये भी हमने सीख लिया। क्लियर? सो मेन जो थीम था वेक्टर एनालिसिस का वो क्या था कि जब हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में वेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमें पता चलता है। क्लियर? सो दैट इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम समझने वाले हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर वेक्टर्स क्या होती है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को रिजॉल्व करना, अब क्योंकि अब हमने कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सीख लिया, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट मींस हमारे पास दो ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको यूज करके, जिनके मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो कैसा आना चाहिए? स्केलर आना चाहिए। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट करने पे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करने पे अगर न्यू क्वांटिटी जो मिल रही है अगर वो भी स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, देन आई विल से द प्रोडक्ट इज स्केलर। क्लियर? अब स्केलर प्रोडक्ट की नीड क्या है समझो, कि इससे मुझे ये पता चलेगा कि किस तरीके से दो वेक्टर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो वेक्टर्स को हम रिजोल्व करते हैं, कोई भी एक वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना, दैट विल हेल्प अस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे सपोज करो एक फोर्स लगाया मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर थीटा एंगल पे, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है वे मूव करते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया एस, ब्लॉक यहाँ पे आ गया। अब आप ही समझो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रोल प्ले करेगा। तो अभी हमने रिजॉल्व करना सीखा कि एफ का जो एक्स एक्सिस में जो रिजोल्यूशन होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस में जो रिजोल्यूशन होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। तो जो रोल मेन प्ले कर रहा है फोर्स का, जो ब्लॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एफ cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो इससे भी एक समझ में आ रहा है कि एफ cos थीटा, और ये जो एफ sin थीटा है ये क्या है? एफ sin थीटा यूजलेस है, एफ sin थीटा का कोई रोल ही नहीं है। तो जब आप कोई भी बॉडी को मूव करते हो तो हम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर यूजिंग इट, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में कुछ एनर्जी तो यहाँ पे लग जा रही है मूवमेंट में और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। तो यही चीज बता रहा है कि जो आपने टोटल स्ट्रेंथ लगाया, तो टोटल स्ट्रेंथ में से कुछ ही ऐसा स्ट्रेंथ होगा जिससे बॉडी मूव करेगा, और अदरवाइज इट विल बी वेस्टेड। राइट? तो ये मेन थीम है रिजोल्यूशन का। राइट? सो स्केलर प्रोडक्ट की नीड क्या है? इट विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सिलेक्टेड फॉरवर्ड। चलो, तो अभी सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है।
ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अ टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, और जो क्वांटिटी आपको मिल रही है ये आपकी कैसे मिल रही है, ए बी कॉस थीटा, तो दिस प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, और इससे मुझे एक और बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, वो भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। सपोज करो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अगर ये आंसर अगर 0 डिग्री आता है या फिर 0 आता है, पूरा प्रोसेस करने के बाद अगर आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया? तो यही नीड है स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो प्रोडक्ट होंगे जिनका प्रोडक्ट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, बी कॉस थीटा। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो वो भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट चीज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में हम लोग वेक्टर्स में डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के कैप। राइट? अब समझो कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे ये एक वेक्टर है और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के वेक्टर है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर ये सपोज करो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अब थीटा के बारे में बात करें तो थीटा इस केस में क्या है, इस केस में दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। आई गेटिंग इट? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या मिल रहा है, ए बी। अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, क्लियर, ए और बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सपोज यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया 1 इन आई डायरेक्शन, बी वेक्टर है ये भी 1 इन आई डायरेक्शन, तो मतलब ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है, स्पेशली यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं आई डॉट आई करूं, इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर जिसका यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। उसी तरीके से जे डॉट जे करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। उसी तरीके से के डॉट के करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। ये सारे वेक्टर्स हैं जो आई आई जे के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 1 हो गई, जे मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 1 हो गया, और के अबाउट है तो 1 हो गया। लेकिन अब इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, लेट्स से इफ आई टेकिंग आई डॉट जे कैप या फिर आई डॉट के कैप, ठीक है, या फिर जे डॉट आई कैप, या फिर जे डॉट के कैप, अभी तक के डॉट आई कैप या फिर के डॉट जे कैप, ये 6 कॉम्बिनेशन या फिर कैसे भी आप कंबाइन करने की कोशिश करो, इन सब में पता चलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे इनका जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 0। कोई भी वैल्यू लो, इट विल बी 0 ओनली। तो मतलब अगर सेम वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक दूसरे के साथ ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है? तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट मोर क्लियर होगा। तो लेट्स आई हैव आर वेक्टर व्हिच इज 2i कैप प्लस 3j कैप, r1 वेक्टर। लेट्स से आई हैव r2 वेक्टर व्हिच इज 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स मैंने लिया। अब मुझे क्या करना है, r1 डॉट r2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या करूंगा, r1 डॉट r2 को मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं करूंगा 2i प्लस 3j डॉट 3i प्लस 2j।
ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बस ये रूल हमें ध्यान रखना है। तो समझो यहाँ पे 2i अगर 3i से मल्टीप्लाई करेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हो गया 6, और ये हो गया i डॉट आई, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 4, बट डॉट प्रोडक्ट होगा i डॉट जे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जे के बारे में बात करें तो ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया जे डॉट आई, और दूसरा बन जाएगा प्लस 3 2 जा 6, ये बन जाएगा जे डॉट जे। तो अभी मैंने रूल में बताया आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जेड हो, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ ऑर्थोगोनल हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6 प्लस 6 विच इज 12 यूनिट। इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर? सो आई होप ये जो स्केलर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट का मेन थीम क्या है, कि दो क्वांटिटीज को आपको क्या करना है, नॉर्मली प्रोडक्ट करनी है, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, और उनकी क्वांटिटी में जो जनरल रूल लगाना है वो कौन सा रूल लगाना है, ये वाला आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। और उसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि क्लियर हो जाए कि इसको यूज कैसे करते हैं। क्लियर? अब आने वाले जो वेक्टर होगा के लेक्चर्स होंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट के एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन ले लें, ठीक है, और उन नॉर्मल एक्सप्रेशन को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर कैसे रिजॉल्व करते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मैंने बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूंगा कि दो रिजल्टेंट कोई भी दो वेक्टर्स होंगे 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो कि हमने ऑलमोस्ट सीख लिया, लेकिन इनमें डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।